नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कि आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे आने में कुछ 1-2 मिनट का विलम्ब हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी अतिथि, हमारी मेहमान दिव्या गोस्वामी जी हैं। दिल्ली में रहती हैं और सुप्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना हैं। वे थोड़ी ही देर में 7:05 पर हमारे बीच होंगी और हम उनको विजुअली रिसीव कर लेंगे और हमारी बातचीत शुरू होगी। उनका मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन हूँ। बल्कि दिव्या जी आ चुकी हैं, तो आ गई हैं तो मैं शुरू ही कर लेता हूँ। 7:05 का इंतज़ार नहीं करता। नमस्ते दिव्या जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सुनील जी? मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छी होंगी, पूरा विश्वास है। मैं आ गया था 7:01 होते होते। और हम जो 5 मिनट का स्पेस रखते हैं वो इसलिए कि इस बीच हम थोड़ी सी कुछ बातें बता दें सबको। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, और मुझे लग रहा था कि कभी कभी वो घड़ी का तालमेल, समय का तालमेल, और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट। कनेक्ट हाँ, हो इससे गया। हमने, ये तो है, तो कनेक्ट हो गया। ये बहुत अच्छा, आपका आपका बहुत स्वागत है। और थैंक यू। विशेष रूप से आपका इस बात के लिए मैं आभार मानता हूँ कि आपने बहुत सहजता से अनुरोध को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आपने बुलाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। थैंक यू। आपको बताना चाहेंगे कि ये मई से हमने इसकी शुरुआत की थी, इस कार्यक्रम की। जी और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि लाइफ और क्रिएशन के पूरे स्थूल फीलिंग में हम लगातार कुछ अच्छी बातें कलाकारों से करें, लेखकों से करें, कवियों से। और निश्चित रूप से आप सबके माध्यम में जो नई जनरेशन आती चली जा रही है, आती जाएगी आगे भी, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़े और उसकी जानकारी में भी हो कि जो कुछ, जिस रास्ते पर चलते हुए, जिस पथ पर चलते हुए जी। आपने आज जो अचीव किया है, वो कितनी बड़ी साधना से प्राप्त होता है, उसके लिए कितनी परिश्रम और मेहनत करना पड़ती है, और जो समय लगना होता है वो लगता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे तजुर्बे इस वक्त हुए। लगभग हम 120-21 नंबर पर आ गए हैं और आप वाह। आप उसका इतने हिस्सा बनी। कलाकार साथ जुड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और दिव्या जी, ये सारी बातचीत हमारी यूट्यूब पे कलेक्ट हो जाती है, तो फिर वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है, वहां से कोई भी उसको देख भी जी। सकता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरा जो बहुत शुरुआत, चूंकि बहुत औपचारिक प्रश्न से ही करता हूँ, ये पूरे 4-5 महीना आपने कैसे व्यतीत किया एक कलाकार ने? आ, सुनील जी, मैं तो बस यही कहूंगी कि मेरे लिए तो ये जो लॉकडाउन का समय था, तब से शुरुआत करके अब भी एक तरह का लॉकडाउन ही है, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से तो जो नॉर्मल था उस पर नहीं आ पा रहा है अभी भी। तो नहीं आ पा रहा, सही मेरे बात। लिए ये बिल्कुल एक मंथन का समय रहा है। जी। और मतलब आप समझ लीजिए कि इस लॉकडाउन इतनी सारी स्वयं के भीतर जो चल रही है चीजें, उनसे अवगत कराया है। और सबसे बड़ी बात मुझे लॉकडाउन में यही लगती है कि हम सब बहुत एक द्रुत गति में जीवन व्यतीत करने के आदी हैं। और हाँ। हमें बिल्कुल शांत बैठकर स्थिरता से स्वयं के बारे में सोचना और इस सब का वक्त मिल नहीं पाता। तो मुझे सबसे बड़ी खूबसूरती इस समय की यही लगी कि एक धीमी लय में हम सब ने अपने आप को जाना है, फिर से स्वयं को परखा है। और सबसे जो अच्छी बात मेरे लिए रही, पहले कुछ महीने तो मैं सिर्फ देख रही थी कि आसपास क्या चल रहा है, फिर चाहे वो प्रकृति हो या बाकी कलाकार हो या मेरे मित्र हो, उन सबके जीवन में। और धीरे धीरे किस तरह से जीवन के मूल्यों को, नृत्य के मूल्यों को, कलाओं को जो हमने जी। सीखा उसको दोबारा सीखना,
जो कुछ मूल्य थे उनको अनसीखा कर देना, किसको अपने पास संभाल के रखना है, किसको नहीं, इन सब चीजों का एक वक्त मुझे लग रहा है कि हमें मिला है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपका विवरण प्राप्त किया और मैंने जाना, तो आप केवल कलाकार नहीं हो, जिस तरह से आपका भारतीय परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से रिश्ता है और एक पूरे इतने मूर्धन्य परिवार और कुटुंब से आप आते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो बहुत तेज हम लोग की दौड़ थी, लगभग हम लोग दौड़े चले जा रहे थे, और ये बहुत तेजी से ब्रेक भी है। ये ब्रेक धीमे धीमे नहीं लगा, रेल या कोई भी चीज से ब्रेक लगी है, और सबको तो मुझे लगता है एक तरह से फोर्स किया गया है ये ब्रेक लेने के लिए। तो हाँ। ये और मुझे सबसे बड़ी लॉकडाउन की जो बात लगी है, ठीक है, उसके अपने बहुत सारे बुरे परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, पर एक बिल्कुल तुल्यकारक रहा है ये जो हमारा लॉकडाउन है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई ऊंच नीच, कुछ नहीं। भले ही वो महामारी हो, सबको एक साथ जकड़ रही है, वो ये नहीं देख रही वो व्यक्ति कौन है, और जो हम सब महसूस कर रहे हैं वो हम सभी महसूस कर रहे हैं। हम जब आपस में मित्र या कलाकार वार्तालाप करते हैं तो वही चीजें हर एक व्यक्ति के भीतर चल रही हैं। तो बहुत ही एक हम सब एक समतल स्तर पर आकर खड़े हो गए हैं। इस पूरे समय ने ये बताया है कि हम सबका मानसिक धरातल एक जैसा ही है, चाहे अलग अलग जीवन शैली हो या जो जो स्थितियों में अलग अलग लोग रहते हो, जीवन यापन करते हो, लेकिन कोई भी इस तरह की घटना, दुर्घटना जो अक्सर सदियों में हमारी पूर्वजों ने भी किसी किसी समय में कोई इस बात का साक्षी रहा है। जैसे अब इस लॉकडाउन, इस पूरी महामारी का जो भी समय है, आरंभ से अंत तक, इसके बाद में जो पीढ़ी जन्म लेगी, बड़ी होगी, उसको नहीं पता होगा, उसको हम लोग बताएंगे प्रसंगों में कि ऐसा कुछ हुआ था। हम आपस आमतौर पे सुनील जी मजाक करते हैं कि मजाक में लेते हैं, क्योंकि वही सरलता से जीने की हम सबको आदत डालनी पड़ेगी अब, कि एक समय था बिफोर कोरोना और अब एक समय है आफ्टर कोरोना। हम सब इसी संदर्भ में अब बात किया करेंगे, कम से कम हमारी पीढ़ी। हाँ, अभी देखिए ना, अलग अलग सदियों में जब कभी हिटलर का अत्याचार हुआ था दुनिया पे, या कोई प्लेग और दूसरी महामारियां और फैली थी और बड़ा विनाश हुआ था। इवन जैसे मैं जिस शहर को बिलोंग करता हूँ, भोपाल, वहां पर गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो अब ये सब चीजें तो उस समय जो आदमी होशो हवास में था उसी को पता होगा जी। तो और ये इस लॉकडाउन ने ये भी बता दिया कि आपके पास, हम सबके पास, चाहे जितना भी सुख वैभव हो, बड़ी से बड़ी गाड़ियां हो, 100-500 कपड़े हो, 25-50 सैंडलें हो, वो सब अलमारी में बंद हो गई। न्यूनतम में जीवन जीने का एक मार्ग हम सबको मिल गया है कि कम से कम में तरह से ज्यादा किया जा सकता है। अपने आप की जो हमारी जो ऊर्जाएं बाहर केंद्रित थी, वो अंदर हम लोगों ने अपनी ओर केंद्रित करके और उसी से आगे चलने का एक माध्यम बनाया है। और मुझे लगता है कि हम सभी मनुष्यों में बहुत एक छुपी हुई ताकत, जिसको हम स्टोर हाउस कहते हैं, हमेशा होती है। सिर्फ वो वक्त नहीं मिल पाता है उसे ठीक से पहचानने का। तो ये लॉकडाउन में शायद हमें वक्त मिला है उस क्षमता को आजमाने का भी अवसर मिला है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कठिनाई पहले आई नहीं। बिल्कुल। और बाकी फिर दूसरे पहलू जो है कि घर में रहे, घर वालों के साथ रहे जी, वो सब एक अनुभव, जो बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो जाती थी। हम पिछले दिनों चूंकि लगातार बात होती, बड़ी मजेदार एक बात, हमारे बड़े भाई साहब राजीव वर्मा जी, बहुत बड़े एक्टर है फिल्मों टेलीविजन के, उन्होंने बड़ा दिलचस्प कहा, बोले कि वो उन्होंने भाभी जी का नाम लेके कहा कि बोले पहले मेरे और रीता के बीच जो झगड़े होते थे वो आधे अधूरे रह जाते थे, अब बोले कंप्लीट हो जाते। ये बात भी सही है। कोई भी चीज अधूरी नहीं है, जो भी भाव हो वो हमने पूरा किया है इस लॉकडाउन में। क्योंकि होता है ना कि कोई विवाद हुआ तो हमने कहा ठीक है शाम को देखेंगे या कल देखेंगे, अभी हम जा रहे हैं। अब कहीं जाने का अवसर नहीं है, अब तो आप हल करो उसको। तो दूसरे कमरे तक, अभी कुछ ही दिन पहले जब रक्षा
रक्षाबंधन का दिन था, तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी क्लास थी। तो आमतौर हाँ। पर रक्षाबंधन के दिन हम लोग क्लास वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत खुशी से ये त्योहार सब एक दूसरे के घर जाकर मनाते हैं। तो जब मेरे शिष्यों ने मुझसे पूछा कि दीदी इस बार राखी पर हम रखेंगे क्लास, मैंने कहा आपने उठना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर भाई को राखी बांधनी है, उसमें कितना वक्त लगने वाला है। जो दूर हैं उनके पास तो आप जा नहीं सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, आप पूरी पूरी करने की हमें जो समय है हर कार्य को करने का, वो हमें मिल रहा है। और ऐसे घर के अनेक लोग जो बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, पत्नी पर निर्भर थे, परिवार के और सदस्य जो काम काजी उन पर निर्भर थे, जी। उनका भी कुछ पसीना वसीना निकलना शुरू हुआ, उन्होंने कुछ देखा कि और हम सब क्या क्या सब करते फिट हो गए हैं सुनील जी इस वक्त में घर के काम कर करके। हैं। अच्छा, इस बीच ये सब सारी चीजों के होते होते खुद आपकी अपनी साधना और अभ्यास का कैसा क्या रहा? इस लॉकडाउन के समय में। हाँ, मतलब मैं मनस्थिति की बात करना चाहता हूँ कि हम्म, एक तो ये है कि सब कुछ अगर चारों तरफ अच्छा है, अनुकूल है, तो जी। हमारा बहुत से काम में मन लगता है। हम्म, सतीश कौशिक जी जैसे उनको उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कंक्रीट वर्क नहीं कर पाया, मैं इस पूरे समय को हम्म, सहज रहने के लिए व्यतीत करता रहा, कुछ गाने गाता रहा या कुछ करता रहा, जी। लेकिन मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। हम्म। तो ऐसा आर्टिस्ट के रूप में आप बताइए कि आपका अपना अभ्यास करने का मन करता था, या कभी कभी डांस करने की इच्छा होती थी अकेले में, या कुछ नए क्रिएशन को लेकर, या सुनील जी, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि मैं और मेरी नानी, हम हाँ। अक्सर लॉकडाउन के समय में यही बात किया करते थे। और ये सिर्फ मेरा स्वयं का अनुभव है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ अपने जीवन के रूटीन से बहुत हटके कर रही हूँ। क्योंकि हम्म, शायद जैसा आप पहले भी कह रहे थे, शायद मेरा जो बचपन से बड़े होने का सफर रहा है वो इसी तरह का है कि स्वयं के साथ समय बिताना उतना ही अनिवार्य है जितना आप बाकी चीजों के लिए समय व्यतीत करते हैं। तो हाँ, हाँ, मेरी रूटीन बहुत ही मतलब ऐसी रहती है कि जिसमें डेली हर रोज कुछ घंटे स्वयं के साथ मैं व्यतीत करती हूँ। फिर चाहे मैं उसमें लिखने का, पढ़ने का, किसी तरह के संशोधन का काम करूँ, जो भी, तो वो एक हम्म, मेरी रूटीन है। तो लॉकडाउन में जी, मुझे उस तरह से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, अगर मैं सच बताऊं तो। और हाँ, शायद हाँ, जो मेरे गुरु हैं नृत्य के, दोनों ही, वो हाँ, कुछ इस तरह के भी हैं जो बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। तो शायद जी, बचपन से ही मैंने उस अनुशासन के साथ नृत्य को सीखा है। तो हाँ, वो आप अपने व्यक्तित्व से अलग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे तो हम्म, अंदर ही वो बसा है कि अगर मैं कुछ दिन रियाज ना करूं तो मुझे कुछ अंदर एक हलचल तब महसूस होती है। तो हम्म, ये जो मेरा रूटीन था रियाज का, स्वयं के साथ वक्त बिताने का, कुछ पढ़ने का, नया क्रिएट करने का, मैं बिल्कुल बात मानती हूँ कि बहुत कॉन्क्रीट वर्क कोई भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस समय। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास इस तरह की जगह है, मेरे पास इस तरह के परिवार वाले हैं कि मुझे वो वक्त देते हैं कि हर रोज मैं अपने साथ बिता सकूं। हाँ, मेरे लिए वो पूरी एक स्वतंत्रता है कि जो मेरा एक जी, रूटीन है उसको मैं बांध के रख सकूं नृत्य और कलाओं के माध्यम से। और हाँ, वो एक बहुत ही आई आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास वो जगह है और वो समय भी है। तो मुझे हम्म, उस तरह से बिल्कुल भी आभास किसी भी तरह का महसूस नहीं हुआ। और हर रोज का रियाज, हर रोज की पढ़ाई, हर रोज कुछ पढ़ना, गुरुओं से बातें करना, अपनी नानी के साथ कुछ अच्छी बातें करना, कुछ नई, जो मेरे मन में बहुत सारे, आप कह सोचते हैं ना हमेशा कि वक्त मिलेगा तो मैं इस प्रोजेक्ट पर जरूर काम करूंगी, क्योंकि ये बहुत हम्म, प्रोजेक्ट रिसर्च मांगता है, 15 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो एक तरह से वो जो कलेक्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। और मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से एक टॉपिक से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, कभी कभी कलाओं की विधाएं ही बिल्कुल बदल जाती हैं और आपको बिल्कुल एक अलग रूप उसको देना पड़ रहा है।
तो ये जो एक कदम दर कदम मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल लॉकडाउन की ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप जो मर्जी कह लीजिए, रूटीन में वो वक्त नहीं मिल पाता है हम सबको, बिल्कुल बंधा हुआ। तो वो मेरे लिए रहा है, पर मैं किसी भी तरह से निराश या हताश महसूस मैंने नहीं किया। और शायद वो मेरे परिवार वालों का और नजदीक वालों का प्रेम ही समझ लीजिए एक तरह से, हाँ कि उन्होंने जो है मेरे व्यक्तित्व को वैसा ही रहकर आगे बढ़ने दिया। हाँ, लेकिन जो पूरा वातावरण आसपास था उसको देखते हुए आप कुछ प्रार्थनाओं में तो जाती होंगी कि ये सब चीजें ठीक हो। वो तो सुनील जी देखिए, वो तो बिल्कुल कलाकार होने की उस चीज के लिए जरूरत नहीं है। एक सहज इंसान ही जो आसपास घटित हो रहा है उसको महसूस करेगा ही करेगा। और ऐसा कहना कि मैं मेरे आसपास क्या चल रहा है उससे पर्दा किए हुए हूँ, तो वो भी मुझे लगता है एक जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। क्योंकि नहीं है हम जो सेंसिटिविटी दूसरे क्रिएशन की तरफ, दूसरे व्यक्ति की तरफ रख सकते हैं, वो भी हम सब हमारे स्वयं के विकास का एक कारण है। तो हाँ मैंने लॉकडाउन के समय में बहुत ही एक चीज देखी, मुझे पक्का मालूम है आपने भी नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन की शुरुआत में बहुत सारे मित्र सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर पर्सनली खूब चित्र प्रकृति के भेजा करते थे। आकाश एकदम नीला है, आज जो सूरज ढला वो तो बहुत खूब, और बारिश की बूंदों का वो एहसास, उसमें जाकर खेलना, ये सब जो चीजें थी, ये भी एक तरफ जो सकारात्मक है वो चल रही थी। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से ये महामारी धीरे धीरे हमारे नजदीक दर नजदीक आती जा रही है। बिल्कुल, मतलब पहले मैं ये कह सकती थी कि हाँ, कोरोना से 1000 लोग ग्रस्त हैं, 20,000, 1 लाख, पर अब मैं उनके नाम बता सकती हूँ। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनका देहांत हो गया इस महामारी के कारण, कि वो इतना नजदीक आ रहा है। तो वो तो आपको जरूर किसी स्तर पर किसी तरह से उसकी तरंगे आपको जरूर छुएंगी, आप कुछ भी कर लीजिए। तो वो एक सेंसिटिविटी देता है, मुझे लगता है, आपके व्यक्तित्व को। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी कामना करते हैं कि इन सब चीजों से हमारा समय बहुत जल्दी उबर भी जाए, क्योंकि लगभग हम ये पूरा साल ही देख रहे हैं कि पूरा साल बीता इसी जा तरह रहा से। जी। अब है। पर और एक ही बात है, बस एक ही चीज को एक मान लीजिए मैंने अपना मंत्र बना लिया है कि मेरे आध्यात्मिक गुरु हमेशा कहते हैं कि दी ओनली परमानेंट इन लाइफ इज चेंज। तो हाँ ये जो क्षणिकता है जीवन की, ये इस समय है, अगले क्षण ये बदल जाएगी धीरे धीरे। अगर वो बिल्कुल एक लो की तरफ जा रहा है इस समय, और हम इस महामारी से बहुत कठिन समय से निकल रहे हैं, ये भी एक फेज है, ये भी आगे निकल जाएगा। तो वो बस तो है। ये सब हमारे हमारे जो ज्ञानी है, हमारी भारतीय परंपरा के गुणी संत लोग हैं, जो उस तरह से विचार करते हैं इस पूरे जी समय को लेके, वो सब उनके उनके भी जो गुरुजन हैं, अनेक पीढ़ियों से जो एक परंपरा चली आ रही है, एक जीवन दृष्टि जो उनको मिली हुई है, तो वो आकलन करते हैं कि कैसे कैसे जी इस भारतीयता को और भारत देश को भी क्या क्या समय व्यतीत करना पड़ा, कैसे अच्छे बुरे समय को जीना जी पड़ा, पीढ़ियों ने जिया, उसको सहा। वही बात फिर हम सबके साथ भी। और चूंकि वही जो है कि आपके पास वो वातावरण और वो सब सौभाग्य से मैं सौभाग्यवान, अ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ऐसे अपने साथी कलाकारों को जानती हूँ जो एक डिप्रेशन, और हाँ आप जानते ही हैं कि हम सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कलाकार होने के हाँ नाते। और बिल्कुल शास्त्रीय बिल्कुल। कलाओं में तो ये और भी ज्यादा विद्यमान है, फोक आर्ट्स में भी बहुत ज्यादा है। तो अलग हाँ अलग परिस्थिति, और हम मजाक कर रहे हैं इस समय कि झगड़ा पूरा करने का वक्त मिला, पर एक छोटे से घर में संपूर्ण एक समृद्ध परिवार के साथ रहना, और हर एक किसी के व्यक्तित्व से, उसके समय से बंधना भी बहुत मुश्किल है। और आजकल में एक और जो है, आप समझ लीजिए, बहुत ही बड़ी परेशानी है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अब। तो हाँ
कई लोगों के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि अगर उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों को एक साथ अगर कोई क्लास करनी हो स्कूल की, वो भी नहीं हो पा रही है। इतनी जगह भी नहीं है घर में, या उतना आर्थिक व्यवस्था नहीं है, जो भी कह लीजिए आप, इतनी जगह हम्म, नहीं है कि 2 बच्चे एक साथ बैठ के एक ही घर में पढ़ पाएं। तो बच्चों हाँ का भी उस तरह से बहुत मानसिक एक बहुत अजीब स्थिति में है। वो हाँ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से हाँ, आप और मैं बात कर रहे हैं, उनके पास इतने शब्द भी नहीं है अपने आप को बयान करने के लिए। वो एक अलग तरीके की परेशानी में है, क्योंकि जी। उन्होंने जीवन में ऐसी किसी पद्धति की कल्पना भी नहीं की थी कि उनको अपना ये समय व्यतीत करने के लिए, शिक्षा के लिए खासतौर से ऐसे रास्ते पे जाना पड़ेगा जहाँ पर कम्युनिकेशन में 35 सेकंड का स्पेस हो। जी। तो ये तो है, और उसका ये कितना सार्थक होगा ये केवल ये कि अब इस पूरे समय से जूझने का एक ये कुछ मार्ग है ऐसे, जो इसके अलावा कोई हमारे पास कोई चारा भी नहीं है देखा जी। जाए कोई। तो। और ये कठिन जो समय है, ये साल है, जो जब तक हम कामना करते हैं कि कोई मेडिसिन, कोई टीका इस तरह का आ जाए, या अंततः मतलब हम ही लोग जैसे अभी ये भी देखने में आ रहा है, आप भी महसूस करते होंगे आपके शहर में भी, जी। कि इधर 15 20 25 दिनों से सोसाइटी में लोग थोड़ा सा बहादुर होकर निकलना शुरू भी किए हैं। जी। ये भी एक है कि मतलब, क्योंकि इन इन 5 6 महीनों ने आपसी संबंधों को भी बहुत प्रभावित किया है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक चीज मैं और भी देख रही हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि हम सब ने एक जो डर बैठ गया है हम सबके मन में, उससे लड़ना भी बहुत जरूरी है। और अपने जीवन की नॉर्मल तरीके से जीने की भी हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। पर मैं ये भी देख रही हूँ, इससे बहुत सारे लोग असावधान भी हो रहे हैं, कि वो, हाँ, वो एक वो दूसरी भूल है। जैसे ट्रैवल करना सिर्फ हॉलिडे मनाने के लिए, क्योंकि हर जगह सब कुछ बहुत ही इस समय डिस्काउंट पर है, या इस तरह की जो अनावश्यक चीजें हैं, या बिना मास्क के, हाँ वो भी घर पे रहते हैं, हम भी घर पे ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह की जो अनावश्यक चीजें हैं, इनसे तो परहेज थोड़ा सा हमें करना ही पड़ेगा। पर एक सावधानी बिल्कुल। जीवन का जो पुराना रास्ता था, उसकी ओर भी धीरे धीरे एक संतुलन बनाते हुए आगे निकलना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। हम आपकी साधना की तरफ चलते हैं। जी। आपको नृत्य करना है, ये आपने कब महसूस किया, किस उम्र में? और कथक को लेकर कोई विचार था, या कथक का कोई मार्ग मिल गया आपको? सुनील जी, बहुत ही विचित्र बात है ये एक, कि मैं सिर्फ 3 वर्ष की थी, और हमारे दिल्ली वाले घर में मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी माँ और बुआ सब एक साथ बैठे हुए थे। बहुत सर्दियों का मौसम था, और मुझे तो सिर्फ बताया जाता है, मुझे याद नहीं है ये बात, इतने 3 साल की उम्र की। पर वो सब बिल्कुल सर्दी से ठिठुर रहे हैं, और कुछ क्लासिकल म्यूजिक हमारे घर में चल रहा था एलपी पर। उस समय तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता था, तो हाँ, एलपी पर रिकॉर्ड पे। था। और मैं उसके साथ नाचती जा रही थी। वो एलपी खत्म हो गई और मैंने रोना शुरू कर दिया, तो उसको बदला गया। हम्म, तो तब से ही मेरी नानी और दादी दोनों का ही समझ लीजिए एक स्वप्न था कि मैं नृत्यांगना बनूं। और हम्म, हमारे परिवार में कोई भी कलाकार नहीं है, पर सभी हम्म, कला प्रेमी जरूर है। सभी हाँ, शास्त्रीय कलाओं को देखने सुनने अपने अपने बचपन से जाते रहे हैं, सिर्फ मेरे कारण नहीं, अपने तो। हम्म, ये एक उनका बहुत जुड़ाव हमेशा से कलाओं के प्रति रहा है। तो जी, अ, क्योंकि ये बातचीत कभी हुई होगी, और शायद स्कूल में मुझे नृत्य करना, गाना और इस तरह से पोइट्री पढ़ना बहुत मुझे पसंद था। हमेशा से ही कल्चरल एक्टिविटीज में मैं स्कूल में बहुत भाग लेती थी। पर बचपन से ही लगभग 5 साल की उम्र में मुझे पहली बार कथक की क्लास में मेरी माँ और नानी ने भेजा, क्योंकि वो दोनों काम करती थी और मुझे कुछ समय के लिए कहीं रखने की भी जरूरत थी। तो हम्म, पर अब चॉइसेस तो बहुत थी, पर वो किस तरह से कथक का संजोग बना, बस ये तो एक इसको मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ इस बारे में,
क्योंकि शायद नॉर्थ इंडियन थे, यहाँ बहुत कथक आसपास था हमारे, इसीलिए जो भी वो कारण बना। और बड़े होकर हमेशा मेरे फादर जो हैं वो इंडियन आर्मी में थे। और इंडियन आर्मी की आप जानते हैं परिस्थिति किस तरह से रहती है, हमेशा शहरों में रहने का मौका नहीं मिलता है हम लोगों को, और हमेशा ही उनके साथ मैं और मेरी माँ ट्रैवल किया करते थे। तो सभी कठिनाइयों से जूझते हुए उन दोनों ने हमेशा ये देखा कि डांस हमेशा मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा रहे। और उस समय मेरे पास ये सहूलियत नहीं थी कि मैं एक ही घराने के साथ या एक ही गुरु के साथ बहुत समय बिता पाऊं, पर कथक यही मेरी हमेशा से यात्रा रही, और शास्त्रीय गायन, ये दो चीजें हमेशा मेरी जिंदगी में मेरे साथ उन दोनों ने, मेरे माँ और पिताजी ने बिल्कुल एक समझ लीजिए नियम की तरह मेरे जीवन में मेरे साथ बांध दिया। और उसके लिए उन्होंने कितने कष्ट झेले हैं ये सिर्फ हम तीनों ही जानते हैं बचपन में। पर आगे चलकर उन्होंने देखा कि पढ़ाई के कारण भी और मेरे नृत्य के प्रेम के कारण भी, आप समझ लीजिए, मैं पुनः अपने नाना और नानी के पास रहने लगी। और वहाँ मेरी मुलाकात मेरी कथक की पहली गुरु से हुई, योगिनी गांधी। और योगिनी दीदी के साथ मैं कम से कम 17 वर्ष तक रही। और मुझे याद है आज भी, पहले दिन मेरी नानी और मेरी माँ मुझे उनके घर लेकर गए। और मेरी गुरु के माँ पिताजी मेरी नानी के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत, उन लोगों ने बहुत समय आपस में बिताया था। तो दीदी ने कहा तुम पहले सीख चुकी हो तो चलो नाचो। तो जैसा मैंने कहा, शायद वो रूटीन की आदत बचपन से थी, तो मैं भी पूरी तैयारी करके गई थी दीदी के पास। और मैं जाकर उनके सामने कुछ चीजें कथक की तुकड़े तिहाई प्रस्तुत किए, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ के नाच के जैसे हम लोग देखते हैं। तो दीदी ने फिर कहा कि ठीक है, तुम जाओ गार्डन में, जाके देखो कौन कौन से फूल हैं। और उन्होंने मेरी नानी से सिर्फ एक यही बात कही कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को मैं सिखाऊं, तो आपको कम से कम 7-8 साल इस लड़की को मेरे पास देना पड़ेगा। पता नहीं उन्होंने क्या बात देखी मेरे अंदर, कि उनकी माँ और दीदी दोनों ने यही कहा कि ये जहाँ पे भी रहेगी, अब इसको आपको एक जगह पर रह के इसमें शायद नृत्य के प्रति जो जुड़ाव है वो है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, पर कम से कम हमारी तरफ से हमें कुछ साल इसको देने हैं। तो हम जैसा कि नानी और उनके साथ में रही, हर रोज क्लास जाना और जो दीदी कहती थी वो करना, एक बिल्कुल जो मूल सिद्धांत है कथक के लखनऊ घराने के, वो मुझे योगिनी दीदी से मिले। पर सबसे बड़ी बात जो मुझे उनसे मिली है वो कि मेरा जो एक पूरा व्यक्तित्व की जो परिभाषा होती है वो उन बचपन के कुछ उम्र में, वो यूथ की उम्र में ही आती है। तो दीदी से ही मुझे वो जो मेरी पूरे व्यक्तित्व की एक परिभाषा है वो मुझे मिली है। तो उसके लिए मैं दीदी का मतलब आभार भी मुझे बहुत छोटा लगता है, मुझे लगता है मैं क्यों कह रही हूँ, वो जानती है शायद ये बात। और उसके बाद उन्होंने मुझे शायद इतना सशक्त बना दिया कि कुछ वर्ष मैं नृत्य में किसी गुरु के साथ मैंने समय नहीं व्यतीत किया। कुछ परिस्थितियां भी शायद इस तरह की थी, और मैं पूना से आ गई 15 साल के बाद। तो ऐसा वक्त हुआ कि मुझे जो नृत्य है उसे अपना बनाने का वक्त मिला। जो आप अपनी कला के साथ एक संवाद में जुड़ते हैं, वो वक्त और वो व्यक्त मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी ने मुझे मेरे अगले कदम की ओर अग्रसर किया। मैं बहुत खूबसूरत मेंटर्स की संगति में रही, जिन्होंने मुझे थिएटर और पोइट्री लिटरेचर से मेरा परिचय कराया। जो ये एक छोटी सी जो कमी थी मेरे जीवन में, वो उन्होंने पूरी की, क्योंकि हम अपने स्तर पर लिमिटेड रह जाते हैं कि मेरी यही सीमा है। उसके आगे और किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके लिए आपको बाकी लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। तो बाद में मेरी मुलाकात मेरे कथक के दूसरे गुरु मुन्ना शुक्ला जी से हुई। और मुन्ना शुक्ला जी लखनऊ घराने के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही ज्ञानी कलाकार।
बहुत ज्यादा। और गुरुजी बहुत ही कम बोलते हैं, पर मैं तो यही कहूंगी कि सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया, हम्म। वरना उनका शिष्य बनाने का भी तरीका थोड़ा अलग ही हाँ। है। और मेरा मन नहीं था कि मैं कथक केंद्र या भारतीय कला केंद्र में एक 20 बच्चों की क्लास में जुड़ूं, क्योंकि तब वो मेरी उम्र भी नहीं थी और शायद जो मेरा एक डांस का डायलॉग था वो अलग लेवल पर चल रहा था। तो गुरुजी ने इस चीज को समझा और मुझे पर्सनली अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। और हम्म। उन्होंने जो कथक की जीवन की विचारों की जो स्थिरता है उस दिशा पर मुझे अग्रसर किया है। क्योंकि हम्म। हम, जैसा मैं कह रही थी कि हम भटक जाते हैं, हम अपनी हाँ। गति पर चलना शुरू कर देते हैं, पर नृत्य की एक अपनी गति है, उसकी एक हाँ। अपनी एक फील है। उसको हम महसूस अगर करना छोड़ देंगे और स्वयं को ही मैं हमेशा नृत्य पर हावी करूंगी, तो वो बात बनेगी नहीं। और गुरुजी हाँ। की नृत्य की तो खासियत ही यही है कि उनके नृत्य में कथक दिखता है, कथककार नहीं दिखता। तो हाँ। उस जो एक विचार से उन्होंने मुझे जोड़ा। और उसी बीच एक्चुअली गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो भी मेरी जो मानसिक गुरु हैं, और मैं उनको अम्मा ही बुलाती हूँ, मैंने उनको कभी गुरु बुलाया ही नहीं है। ऐसा ही हम्म। शायद हमारा पहले दिन से, पहले क्षण से कनेक्ट बना। कमलिनी दत्त जी, तो उन्होंने ही जी जी। गुरु जी से आग्रह किया था कि मुझे वो अपने सानिध्य में लें। पर कमलिनी अम्मा ने जो इस कला के जगत में अपार जो एक संभावना है, किस हम्म। चीज को आप कैसे जोड़ सकते हैं, किस चीज पे दरवाजा बंद करना है, कहाँ उसको खोलना है, किस किस तरह से आप अपना खजाना टटोल सकते हैं, ये जो एक खूबसूरत सी ऊर्जा हमारी कलाओं में है, इससे मुझे कमलिनी अम्मा ने अवगत कराया है। और ये तो रास्ता जो गुरुजी और अम्मा ने मुझे दिया है, ये तो एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की यात्रा नहीं है। ये तो रोज कुछ ना कुछ नए उसमें मूल्य जुड़ते जाते हैं। और अम्मा तो आप समझ लीजिए, आप उनसे एक चीज पूछेंगे वो आपको 10 चीजें और आपके सामने रख देंगी। वो इस तरह का एक भंडार है, जो बिल्कुल ज्ञान का सागर है अम्मा। और गुरुजी बिल्कुल उसके विपरीत, अगर आप उनसे पूछेंगे कोई प्रश्न, कभी भी आपको उसी समय जवाब नहीं मिलेगा। और इसमें भी उनकी सोच है, वो देखते हैं, परखते हैं कि आपकी प्यास कितनी है, आप हाँ। सागर की कौन सी बूंद को अपने अंदर समा पाएंगे। क्योंकि वो हमेशा एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि कथक में हम अलग अलग ताल नाचते हैं, तो हर हम्म। ताल में आप 100, 50, 200 चीजें नाच सकते हैं, पर आप कितना उससे ग्रहण कर सकते हैं, आप हम्म। आपके अंदर क्या क्षमता है। गुरुजी हमेशा वही देख के, सोच समझ कर कब उस चीज का उत्तर दे देंगे, इसके लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ता है, हमेशा। हाँ। तो एक वो जो तैयारी है वो भी बहुत खूबसूरत है। और कोई इसी तरह के गुरु आपको ये सब चीजें दे सकते हैं, आपकी थाली में परोसा हुआ खाना नहीं, पर किस तरह से आप उसका चयन करेंगे, किस तरह से उसका ग्रहण करेंगे, वो देखकर। तो ये मेरी कथक की यात्रा चल रही है। और हम्म। मेरी मुझ पर कृपा है कि मैं अभी भी अपने तीनों ही गुरुओं के साथ हूँ, उनके साथ समय व्यतीत करती हूँ। योगिनी दीदी के साथ इतना नहीं अब, क्योंकि उनका भी जीवन कुछ अलग दिशा में है। और पर अम्मा और गुरुजी के साथ समय व्यतीत करने का जो अवसर है, वो वो बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। लेकिन पूना में भी ये संयोग रहा कि आपको लखनऊ घराने का ही कथक सीखने का संयोग मिला। वो बस वो संयोग की बात थी सुनील जी, क्योंकि उस जमाने में एक जगह से दूसरी आना इतना आसान नहीं था। तब हमारे हम्म। पास टू व्हीलर या एक कार, इस तरह के साधन नहीं थे, और मैं बहुत छोटी थी। और क्योंकि नाना नानी के साथ सिर्फ रहती थी, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था। पर सभी जानते हैं पूना में रोहिणी जी इतनी बड़ी कथक की, रोहिणी भाटे गुरु रही हैं। तो मेरा सबसे पहले मन था उनके पास जाने का, मैं उनके पास गई भी। पर वो हम्म। कुछ जो
जो बेसिक डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ होती हैं वो सामने आ गई। और जैसा कि मैंने कहा कि योगिनी दीदी के साथ जो मेरा मिलना था, उसकी उसके लिए मैं आभारी हूँ मेरे आध्यात्मिक गुरु ओशो, आचार्य रजनीश को। जी जी। बचपन से ही हम उनके कम्यून में जा रहे हैं पूना में। और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि उनके परिवार की जो एक सेलिब्रेशन होती है उसमें योगिनी दीदी ने नृत्य किया था। और 22 मार्च तारीख थी। और इतनी खूबसूरत योगिनी दीदी, एक उनका पूरा पोशाक, उन्होंने क्या क्या नाचा मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने वो जो छवि मुझे प्रस्तुत की जो मेरे अंदर आज भी है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने ताली भी नहीं मारी उनके परफॉर्मेंस के लिए। और मैं बिल्कुल हम्म। फर्स्ट रो में बैठकर उनका परफॉर्मेंस देख रही थी। तो सभी लोग यही देख रहे थे कि सब वाह वाह कर रहे हैं, कोई ताली मार रहा है, कोई अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे थे। मैं बिल्कुल शांत, जैसे हम्म। एक, जिसे कहते हैं ना, ऑस्ट्रक, कि क्या ये मेरे सामने एक भव्य दृश्य क्रिएट हो रहा है। और हम्म। नानी ने बस निकलते ही वो परफॉर्मेंस देख के ये कहा, इनसे सीखोगी ना तुम। उन्होंने पूछा भी नहीं, ऐसा उन्होंने महसूस कर लिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। और अगले ही हफ्ते हम उनके घर में थे और बस अगले ही दिन मेरी क्लास शुरू हो गई उनके साथ। तो हम्म। ये लखनऊ घर, और उसके बाद मुझे कभी भी लखनऊ घराने को छोड़ने का मन नहीं किया। तो मुन्ना जी के पास जाना मेरे लिए एक बहुत ख्वाहिश थी मेरे मन में, कि लखनऊ घराने के अगर कोई वरिष्ठ गुरु हों। बचपन से उनके साथ उनकी वर्कशॉप्स में पूना में ही थे गुरुजी, तो हम समर्स के लिए 2 महीने उनके पास जाया करते थे। पर वो एक जो पूरे सानिध्य में उनके साथ एक रेगुलराइज तरीके से सीखना, ये हम्म। मेरी एक जो चाह थी वो कमलिनी अम्मा के कारण शायद पूरी हुई है। तो लखनऊ घराने में रहने का बाद में जो चयन है वो मेरा है, पर पहले तो सिर्फ संजोग है। सहयोग है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ फिर जो नृत्य प्रदर्शन की एक यात्रा शुरू हुई, जी। तो ये इसको लगभग मुझे लगता है कि 15-20 वर्ष तो फिर भी हो गया होगा। अम, 20 वर्ष। जी, हो गए होंगे उतने वर्ष तो। हाँ। क्योंकि पहले योगिनी दीदी के साथ ही उनके ट्रूप में, या सिर्फ दीदी और मैं डुएट्स करना, कुछ छोटे मोटे सोलोज करना, बहुत उन्होंने शुरुआत से ही इस मार्ग पर हमें काफ़ी प्रमोट किया। और हम्म। काफ़ी तैयारी के साथ उन्होंने हमें अ, इस नृत्य की जगत में खड़ा होने की शक्ति दी। और हम्म। बाद में जैसा मैंने कहा कि शायद जिस तरह से मेरा संवाद बना नृत्य और कलाओं के साथ और गुरुजी के मार्गदर्शन में, अ, हम्म। एक बहुत ही सरल तरीके से नृत्य को देखना और समझना, अभी तक मैं उतना ही सीख पाई हूँ, उतना ही मैं प्रस्तुत भी करती हूँ। कि अच्छा, इधर ये मुझे लगता कथक। है कि हर चीज में आप देखते ही होंगे आजकल, हम सिर्फ कथक जगत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये हम्म। शास्त्रीय नृत्यों की मैं बात कर रही हूँ। कि हम्म। बहुत ही जो क्लासिकल डांस है, शायद समय कुछ इस तरह का है, हम इस तरह के दौर से निकल रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव, और एक उसमें जो अहम है, आपका ज्ञान कितना है, आपने कितना रिसर्च किया है, कहाँ से आप एक बिल्कुल लिटरेचर को उठा कर लेकर आए हैं जो किसी ने कभी सुना नहीं है, या आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है, आप जो पावरफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये मैं बहुत ज़्यादा नृत्य में देखती हूँ आजकल। और उसकी एक अपनी खूबसूरती है, उसकी एक अपनी हम्म। ज़रूरत है, पर वो हाँ। मेरा मार्ग। मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं उसको अपने साथ एसोसिएट नहीं कर पाती हूँ। मुझे जो नृत्य की जो सरलता है वो ही सबसे सुंदर लगती है। हाँ। उसका जो एक सहजपन है, जो उसकी सूक्ष्मता है, और हम्म। सूक्ष्मता को उभारने के लिए आप उसमें अपना अहम नहीं डाल सकते हैं, उसमें अपना अग्रेशन नहीं डाल सकते हैं, और आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि मैं ये भी हूँ और मैं ये भी हो सकती हूँ। ये जो एक भावना है, हम्म। द डांस हैज टू बी मच मोर देन द डांसर, ये मुझे हमेशा लगता है। सही।
और खासतौर से कथक के साथ तो और भी ये बातें जुड़ती हैं कि वो संस्कृति और साहित्य की जो अन्य विधाएं और परंपराएं उनसे भी जुड़ता है। और ऐसे बहुत बहुत से प्रयोग कथक में होते हैं जो जी दूसरे शास्त्रीय नृत्यों में उतने आसान नहीं होते। जी तो उसका एक पूरा अभिव्यक्ति का बहुत कोमल और संचारी भाव तो बहुत महत्व रखता है। जी तो ये बड़ी बात है कि आपने इस चीज को रियलाइज किया और जी। अपनी एक धारा बनाई। वो शायद वो शायद अपने गुरुओं का भी प्रभाव है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे दोनों ही हाँ। गुरु इस तरह के हैं। पर मुझे कभी कभी लगता है और कमलिनी अम्मा भी बिल्कुल उसी उसी विचारधारा की हैं। तो मुझे लगता है शायद ये जो अंदर मेरे जो एक बीज था इस बात का, वो इन व्यक्तित्वों के माध्यम से और भी मुझे उस पर आई एम कन्विंस्ड कि यही मेरा मार्ग है और ये भी एक मार्ग है और जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि कथक थोड़ा सरल है। सरल इसलिए नहीं कहूंगी कि मैं टेक्निकली मुश्किल नहीं है, ये मेरा मतलब नहीं है। सरल से मेरा तात्पर्य है कि जो उसकी भाव भंगिमाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होने के साथ साथ हमारे जो जो रूटीन का जीवन है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको बुलाना चाहूंगी या आपकी तरफ इशारा करना चाहूंगी तो बस इतने से ही हो जाएगा, जो हमारे आम जीवन की बात है। अभी वो किसी और नृत्य विधा में थोड़ा और आप ड्रामेटिकली या आर्टिस्टिकली और ज्यादा कहेंगे, या किसी तरह की कोई हस्त मुद्रा लेकर कहेंगे, जो कथक में थोड़ी कम है। मे बी उसकी हिस्ट्री की वजह से या जिस भी कारण से आप कह लीजिए। और दूसरा, आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में भी बहुत कथक का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों का भी एक अजीब सा संगम हमारे सामने आता है। तो मे बी इन सब कारणों की वजह से कथक में कुछ प्रयोग ज्यादा होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो प्रयोग भी बहुत खूबसूरत हैं, सोचे समझे हैं, उन पर भी बहुत बहुत ध्यान, बहुत मनन चिंतन करते हैं सभी डांसर्स। पर जरूरी नहीं कि हर किसी को वो करने की या वो इमिटेट करने की जरूरत है। आप अगर स्वयं की सोच से उस मार्ग पर जा रहे हैं तो ठीक है, पर क्योंकि वो ज्यादा प्रभावशाली है आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा उचित नहीं है। आप एकल प्रदर्शन को महत्वपूर्ण मानती हैं या समूह समूह के साथ? मैं ज्यादातर सिर्फ एकल प्रदर्शन ही करती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक निजी यात्रा है और मेरा ये मानना है कि कला की, कोई भी कला हो, वो आपको एक अकेलेपन का एहसास दिलाती है। इस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना है। भले ही आपकी जीवन में गुरु हो, मित्र हो, परिवारजन हो जो आपका सहयोग करते हैं, पर यात्रा ये आपकी है। और अगर ये मेरी यात्रा है और मेरा अपनी कला के साथ क्या रिश्ता है, किस तरह का प्रेम है, किस तरह का समर्पण है, तो उसमें अगर मैं बाकी कलाकारों के साथ जुड़ूंगी तो वो उस क्षण की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए हो सकता है। पर असली यात्रा तो अकेले कलाकार की ही है। इसलिए मैं एकल नृत्य पर ज्यादा तवज्जो देती हूँ। मुझे लगता है यही सही मार्ग है। पर कई प्रोडक्शंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कमलिनी अम्मा का प्रोडक्शन जो हम लोगों ने पिछले साल किया, वो है तो 4 कलाकारों के साथ, पर चारों ने अपना अपना एकल नृत्य किया और वो 4 किस तरह से अंत में बस एक साथ आते हैं। तो वो भी एक सोचने का तरीका है। तो वो भी आप देखिए, एकल नृत्य ना होते हुए भी एकल नृत्य ही है, तो वो विचार एक अलग है। उसमें उस तरह के आर्टिस्ट मिल जाते हैं कई बार कि जो स्वयं भी चाहते हैं कि एक हमारी अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और पहचान है जी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो और वो बनी रहे। जी। तो फिर ये एक सुंदर डिवाइस है कि अपने अपने पार्ट का कुछ पीस, अपना भाव प्रस्तुत कर दिया, फिर अंत में फिर एक साथ आ गए। जी, लेकिन अंत में ना भी आए, सभी पॉसिबल है कि आप अपना अपना करके जो आपकी जो जो पूरा एक्सप्रेशन है, जिसने भी उसको तैयार किया है, अपना अपना हिस्सा करके उस एक्सप्रेशन को
इम्पोर्टेंस देते हुए वहीं पर समाप्ति कर दी जाए। तो इस तरह के बहुत खूबसूरत प्रोडक्शंस हमने देखे हैं। और जो लोग महाराज जी के साथ, विजय महाराज जी के साथ या और अन्य कुमुदिनी लाखिया जी के साथ इस तरह से जो ग्रुप में नाचते हैं, उसकी एक एनर्जी बिल्कुल अलग है। जब उनसे मैं बात करती हूँ अपने मित्रों से जो उस ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो बिल्कुल अलग तरीके का है और वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है। साथ में हाँ। एक साथ ट्रैवल करना, एक दूसरे के स्वभाव को समझना, और जो आपको नहीं मालूम वो दूसरे से ज्ञान बोरो करना, उसमें भी अपनी खूबसूरती है। पर मुझे यही लगता है कि ये हम अकेले जो अपना, जैसे मेरे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि डांस जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक मीडियम है, एक मार्ग है स्वयं की खोज का, और जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति, उस तक पहुंचने का एक बहुत ही खूबसूरत मार्ग है ये नृत्य, चाहे वो किसी भी तरह का नृत्य हो, और शास्त्रीय नृत्य तो और भी ज्यादा। तो जब अगर वो जर्नी मेरी पर्सनल है, आंतरिक है, तो फिर वो एकल नृत्य में ही ज्यादा खूबसूरती से सामने आएगी, मुझे ऐसा लगता है। एक बात और मन में आती है कि कलाकार एकल नृत्य प्रदर्शन करते हुए सामने से वो स्टेज को देखते हैं, तो एक पूरे स्टेज को फिल करना होता है दर्शकों के लिहाज से। वो उस तरह की कोई चुनौती आपको महसूस होती है, या एक कॉन्फिडेंस आपको सब जगह उसी उसी संतुलन से या उसी समानता से उपस्थित करता है? मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा फिर से बताएंगे आप? हाँ, एकल एकल नृत्य प्रदर्शन में एक बड़ा बड़ा मंच होता है, एक स्टेज का एक जी बड़ा आकार होता है, जी। और हमारे सामने ऑडियंस है जो पूरी फैली हुई है, सब जगह बैठी हुई है। अब इसमें एक नृत्यांगना के लिए ये अपने आप में चुनौती है कि वो कैसे सबसे समरस हो प्रस्तुति करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस क्षण आपकी फीलिंग क्या होती है, और कैसे आप सब में समरस होती हैं सब तरफ? यात्रा तो मेरे हिसाब से सुनील जी, हमारे जो एक पर्सनल स्पेस है उसी में शुरू हो जाती है, जिसे हम रियाज का नाम देते हैं। और जी। मेरे हिसाब से ये जो रियाज का जो अवकाश है, ये मेरे लिए बहुत ही व्यक्तिगत है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा किसी के सामने मैं रियाज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत चीज है। पर जो रंगमंच पर प्रस्तुति है, जब हम मेकअप करते हैं ग्रीन रूम में, जब हम वहां से ही शुरू हो जाती है, वहीं से मंच प्रदर्शन शुरू हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि आप उसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और शास्त्रीय नृत्यों में तो ये भी है कि आप अन्य कलाकारों के साथ लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हाँ। हैं, तो उस समय उस म्यूजिशियन की क्या मनस्थिति है, वो किस तरह की उड़ान लेने वाले हैं, वो किस मार्ग पर जाने वाले हैं। हो सकता है वो आज झगड़ा करके आए हो और गाने के मूड में ना हो सकता है कि वो एकदम इतने खूबसूरत क्रिएटिव स्पेस से आ रहे हो कि वो एक पेपर के साथ बंध के ना बैठ पाए। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए एक ब्लैंक हो जाता है आपके सामने। मुझे तो ऐसे सब लाइट भी हो ना भी हो, अगर दिन में भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम लोग, जरूरी नहीं है शाम को हो, तो सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, मैं सब सब देख भी पा रही हूँ। और उससे मुझे कुछ हलचल भी महसूस नहीं होती है। मुझे बिल्कुल एक बहुत ही अजीब सी भावना का एहसास होता है कि सब कुछ प्रत्यक्ष है, और उसके बावजूद मैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ, मैं अटैच नहीं हूँ उस चीज से। और बहुत बार मेरे साथ इस तरह के नृत्य करते हुए क्षण आए हैं, जब मुझे ऐसा लगा है कि मान लीजिए अगर मैं एक कृष्ण की प्रतिमा को अपने सामने इमेजिन कर रही हूँ कि कृष्ण हैं और क्या खूबसूरत दिख रहे हैं, मोर पंख, उनकी बांसुरी, उनका तिलक, और
ऐसे लगता है कि अरे ये तो कृष्ण ही है, मैं छू लूं क्या इनको। तो वो जो एक फीलिंग है, जब आप उस फीलिंग पे तभी कनेक्ट हो सकते हैं कि जो सब कुछ चल रहा है कलाकारों के बीच में और आपके बीच में, आपके और रसिकों के बीच में, आपके और आपके मन के साथ भी तो एक संवाद कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना, कि अब हाँ ये सही मूवमेंट बात। आने वाली है, अब ये लाइन आने वाली है, अब आगे ये करना है, क्योंकि वो तो एक पूरा सीक्वेंस चल ही रहा है आपके लिए। पर उस जी संवाद के बावजूद जब इस तरह की अनुभव घटित होते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं, और तब आपको सचमुच एहसास होता है कि वो कला की क्या शक्ति है और कितनी गहराई है जो हमारे गुरु हम लोगों को बताते हैं, उन क्षणों में हमें समझ में आता है। तो सब कुछ एक चलचित्र की तरह चलता है। बहुत ही कभी कभी मैं घर आकर नानी से बात करती हूँ तो बहुत हंसती हूँ इस बारे में, कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वहां पिक्चर चल रही है और ये लोग ये सब काम कर रहे हैं और मैं तो अपना करती जा रही हूँ, चलता जा रहा है। तो इस तरह के भी बिल्कुल अनुभव होते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं बस हम लोग के पास कुछ 5-6 मिनट का समय बचा जी। हुआ है। पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब हो गया। बिल्कुल। ये मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि आपका अध्यात्म से रिश्ता है जी और जीवन जीवन के अर्थ की व्याख्या करने वाले संत पुरुषों से आपका पूरा सरोकार रहा है और आज भी बना हुआ है। जी। आप इस कला में होते हुए नृत्य में आप क्या महसूस करती हैं कि जो आपके संस्कार आपको मिले हुए हैं उनके साथ इस नृत्य विधा में अपीयर आप हुई हैं, इसने आपको क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है या क्या कुछ अचीव दिया है जो आपको हम्म। लगता है कि अगर आप नृत्य ना सीख रही होती या अध्यात्म ना होता तो शायद ना हो पाता? वो तो मैं सच कहूँ आपसे सुनील जी, मैं बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। और मैं कभी कभी जब इमेजिन करती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थिति आए कि मैं नृत्य ना कर सकूं, आगे जिंदगी में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। या मैं अध्यात्म के मार्ग से भटक जाऊं, या मैं कलाओं से संपर्क में ना रह सकूं, तो वही शायद मेरा सबसे बड़ा भय है। और इतनी सुंदर ये चीज है कि नृत्य ही भय को भी दूर करता है, कि जो जो शंकाएं हमारे मन में पैदा होती हैं, विचारों की, भावनाओं की, वो नृत्य ही दूर करता है और उत्पन्न भी वही करता है। और हमेशा गुरुजी ये बात कहते हैं कि प्रश्न का जब उत्तर मिलता है, तब और एक प्रश्न ना आए तो इसका मतलब तुम्हें उत्तर नहीं मिला है। हम्म। और जब वो जो हमारी पूरी एक जानने की जो पूरी खोज है, जो हमारा एक तरीका है, जब वो एक शांत, एक स्थिरता की ओर बढ़ता है, तब मुझे लगता है कि जो है नृत्य वास्तविक रूप में घटित होता है। जब हम संपूर्ण रूप से जागरूक हो सकें, एक सचेत प्रेम, एक जो पूर्ण समर्पण का जो एक एक भी क्षण, पूरा पूरा समय मुमकिन नहीं है। 2 घंटे के एकल नृत्य में पूरा समय स्टेज पे एंट्री से एग्जिट तक वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को संभालते हुए एक हम्म। बिल्कुल जागरूकता के साथ चलना है। पर वो जो हम्म। कुछ क्षण आपको मिलते हैं जिसमें जो द्वंद्व है, एक जो ड्युअलिटी है नर्तक और नृत्य के बीच, जब वो समाप्त हो जाती है, तो वही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि मूल्य है, जो मैं अपने जीवन में भी संभाल कर बिल्कुल रखती हूँ। एक जो इस पूरे ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा है, नृत्य मुझे बस हाँ। एक वो ताकत देता है कि मैं उसके साथ जुड़ सकूं, कि मुझसे एक बहुत बड़ा विशाल एक अवकाश है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कितना बड़ा है वो। उस पर एक एक डॉट की तरह, एक बिल्कुल बिंदु की तरह जुड़ने का एक अवसर, एक क्षण मुझे प्राप्त होता है। और जैसा आप कह रहे थे कि नृत्य को मैं क्या उसके मूल में अपने साथ जीवन में रखती हूँ, क्योंकि नृत्य एक कला है। हम हर समय तो नृत्य चल ही रहा है ब्रह्मांड में, तो एक रास चलता ही रहता है पूरा समय। उसकी एक अपनी गति है, एक उसकी अपनी प्रतिमा है, वो चलती ही रहती है। पर जो नृत्य का संतुलन है,
जो उसका एक संरेखण या समर्पण जो भी आप कह लीजिए उसको, वो है, वही असली मुझे लगता है नृत्य है। और एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप में मुझे लगता है नृत्य मेरी उड़ान है। और क्या मुझे बात है। ऐसे दो पंख देता है, एक प्रेम का और एक स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता स्वयं के अंदर जो चल रहा है उससे बिल्कुल डिटैच होकर उड़ने का, जो हमारे भय हैं, जो हमारे सीमाएं हैं, जो हम दायरों में जीने की कोशिश करते हैं या रह जाते हैं सीमित उनमें, उससे मुक्ति पाने का और बिल्कुल आनंदित रहने का। हमेशा एक उत्सव, हर भावना को, हर इमोशन को पूरी तरह से जीना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है तो आप ही का, उसको पूर्णता से जीने की जो शक्ति है वो मुझे नृत्य देता है। ऐसा मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर बात है। और इसी नोट पर हम आपका आभार बिल्कुल। व्यक्त करते हैं। आप मैं आई आप फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ सुनील जी, और सभी मित्रों की जो हमारे साथ जुड़े कुछ वक्त के लिए। बातचीत में मैं उनकी बहुत बिल्कुल। बहुत आभारी हूँ। आप सबका सानिध्य मेरे लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। आपका आभार, धन्यवाद।